सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी वन शॉट सॉल्यूशंस की, यानी प्रतिदिन एक पाठ पूरी तरह से समझना है, जिसमें हम पाठ का सार भी देखेंगे, जिसके अंदर स्मरणीय बिंदु कौन कौन से हैं, और प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सप्रसंग व्याख्या को भी देखेंगे, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या वाला प्रश्न सबसे अधिक अंकों वाला होता है। पूरे 6 अंकों की सप्रसंग व्याख्या आती है। यदि आपने तरीका सही से समझ लिया तो आप ये 6 के 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में हम जो पाठ करने वाले हैं वह है लघु कथाएं, जो कि असगर वजाहत जी द्वारा रचित है। और इस पाठ की विधा है लघु कथाएं, यानी इसमें छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बात की गई है। और इस पाठ की शैली है प्रतीकात्मक, मतलब यहाँ किसी प्रतीक के माध्यम से कोई मुख्य बात समझाई जाएगी, और वह प्रतीक जंगल के जानवर हो सकते हैं या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि किसी और चीज की ओर संकेत करता है। तो इस पाठ में कुल 4 लघु कथाएं हैं: शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। इस पाठ की मूल संवेदना की यदि हम बात करें तो इन चारों ही लघु कथाओं में लेखक ने व्यवस्था, शासन तंत्र, शोषण और मजदूरों व किसानों की समस्याओं पर गहरी चोट की है। और हम सबसे पहले बात करते हैं शेर कहानी की, जिसके मुख्य स्मरणीय बिंदु कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। यदि आपने ये बिंदु अच्छी तरह से समझ लिए तो आप इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। लघु प्रश्न जो बहुविकल्पीय होते हैं उनके उत्तर भी बड़ी आसानी से छांट सकते हैं। आपको पूरा पाठ एकदम समझ में आ जाएगा। तो शेर जो कहानी है यह असगर वजाहत की प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। मतलब इसमें व्यंग्य किया गया है, सरकास्टिक वे में कोई बात कही गई है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है, ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, शेर किसका प्रतीक है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है, जो तभी तक खामोश रहती है जब तक कि जनता उसके खिलाफ नहीं बोलती। जैसे ही जनता व्यवस्था के खिलाफ उंगली उठाती है, सत्ता उसे कुचलने का प्रयास करती है। और सत्ता में बैठे लोग जनता को विभिन्न प्रलोभन देकर, यानी लालच देकर, उसे अपनी ओर मिलाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर इलेक्शन के दिनों में, चुनाव के समय पर नेता लोग बड़े बड़े लालच देते हैं कि यदि हम जीत गए, हम सत्ता में आ गए तो ये कर देंगे वो कर देंगे, परंतु एक बार विजय प्राप्त कर लेने के बाद वो सारी बातें भूल जाते हैं। और भोली भाली जनता प्रमाण से अधिक महत्व विश्वास को देते हुए शोषक वर्ग की बात मानती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमाण से अधिक महत्व विश्वास, यानी जब उन्हें उन नेताओं की बातों पर विश्वास हो जाता है तो वे उसका प्रमाण तक नहीं मांगते। और यह जानते हुए भी कि शेर एक मांसाहारी जीव है, सभी जानवरों को यह विश्वास दिला दिया जाता है कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का समर्थक हो गया है। वह जानवरों का शिकार नहीं करेगा। अहिंसा मतलब वह अब मारपीट में ध्यान नहीं देता, वह किसी को मारना नहीं चाहता। और सह अस्तित्ववाद का मतलब है सबके साथ मिलजुल कर काम करना, दूसरों की भलाई के लिए भी काम करना, केवल अपने लिए ना सोचना बल्कि सबके सहयोग के साथ काम करते हुए आगे बढ़ना। और इसी कारण गधे ने कहा कि वहाँ हरी घास का बहुत बड़ा मैदान है, मैं वहाँ बहुत आराम से रहूँगा और खाने के लिए खूब घास मिलेगी। मतलब गधे के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी का ही उसे प्रलोभन दिया गया। लोमड़ी ने कहा शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है, मुझे वहाँ नौकरी मिल जाएगी। मतलब जिसकी जैसी ज़रूरत वैसा ही उसके लिए लालच का साधन। उल्लू ने कहा शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है और यही निर्वाण का, निर्वाण यानी मोक्ष का एकमात्र रास्ता है। कुत्तों का जुलूस भी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकाले शेर के मुंह में स्वयं प्रवेश कर लेते हैं। किंतु लेखक जैसे कुछ लोग हैं जो प्रमाण को ही अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और उन्हें सत्ता कुचलने का प्रयास करती है। तो ये आपने समझी
पहली लघु कथा जिसका नाम था शेर। दूसरी लघु कथा की हम बात करें, वह है पहचान। पहचान में लेखक ने क्या कहा, इसमें राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है, जो बिना कुछ बोले, देखे और सुने उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। कहानीकार ने इसी यथार्थ की पहचान कराई है। यथार्थ मतलब सत्य, सच्चाई, कि राजा कैसी प्रजा पसंद करता है, बहरी, गूंगी और अंधी, जो चुपचाप राजा की बात मानती रहे। राजा ने जनता को 3 हुक्म दिए। कौन कौन से हुक्म? आंखें बंद करके काम करें, अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें और अपने होंठ सिलवा लें। और आगे भी उत्पादन बढ़ाने के नाम पर कई चीजें कटवाने और जुड़वाने का हुक्म राजा ने दिया। और इस लघु कथा में राजा की निरंकुशता और लालच को दर्शाया गया। निरंकुशता मतलब किसी के अंकुश में ना रहना, अपनी मनमर्जी से कार्य करना। और जनता यदि राज्य की स्थिति को अनदेखा करती है तो शासक वर्ग निरंकुश हो जाता है। मतलब यह लघु कथा यह संकेत करती है कि प्रजा को सदैव सचेत रहना चाहिए, राजा के कार्यों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, वरना राजा अपनी मनमर्जी करता रहेगा और जनता पिसती रहेगी। और निरंकुश शासक वर्ग को बहरी, गूंगी, अंधी जनता पसंद आती है, जो केवल उसकी आज्ञा का पालन करे। और यहाँ खैराती, रामू, छिद्दू ऐसी ही जनता के प्रतीक है, जो अपने राजा पर अंधा विश्वास करते हैं। और जब तक जनता सचेत होती है तब तक राजा इतना बलशाली हो चुका होता है कि उसका विरोध करने की हिम्मत जनता नहीं रहती। यह बात इस कहानी में समझाई गई। अब अगले कथा की ओर बढ़ते हैं। यह लघु कथा है 4 हाथ। यह लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। तो पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है? जहाँ पर धनी वर्ग दूसरों का शोषण करे और जो सत्ता है, अधिकार है, वे केवल कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर रह जाएं। तो यह होती है पूंजीवादी व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था में मजदूरों का शोषण बहुत अधिक होता है, ऐसा इस कहानी से हमें समझ में आएगा। मिल मालिक अपने लालच के कारण मजदूरों को मात्र एक कलपुर्जे के रूप में देखते हैं, एक मशीन के रूप में, मशीन के जैसे पुर्जे होते हैं ना, यानी एक साधन के रूप में देखते हैं जो केवल उनको लाभ दें। और मिल मालिकों का यह प्रयास रहता है कि मजदूरों का अस्तित्व समाप्त हो जाए, जिससे वे विरोध करने की स्थिति में ही न रहें। मिल मालिक अधिक उत्पादन के चक्कर में मजदूरों के लोहे के हाथ लगवाता है, जिससे सारे मजदूर मर जाते हैं। अंत में मिल मालिक को समझ में आ जाता है कि यदि अधिक उत्पादन और मुनाफा चाहिए तो मजदूरी आधी कर दो और दुगने मजदूर रख लो। आप अपने आसपास भी देखते होंगे, अक्सर ऐसा किया जाता है कि अपना ही मुनाफा कमाने के लिए दूसरों का शोषण किया जाता है। तो यहाँ भी मिल मालिक ने यही किया कि मजदूरी तो आधी कर दी और मजदूरों की संख्या दुगनी कर दी, अर्थात उसका अपना खर्च तो उतने का उतना रहा, लेकिन मुनाफा दुगना हो गया। और अंतिम जो इसमें लघु कथा है वह है साझा। साझा में आज़ादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन किया गया है कि किसान खूब मेहनत करता है परंतु उसे उसका फल नहीं मिल पाता। उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नज़र किसानों की जमीन और उत्पाद पर जमी है। गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी इसमें शामिल है। प्रभुत्वशाली वर्ग कौन सा? जैसे गांवों में सरपंच हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, वे भी इसमें शामिल हैं कि वे छोटों पर अपना कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ये लोग किसान को साझा खेती करने का झांसा देकर, साझा मतलब एक दूसरे के साथ मिल करके पार्टनरशिप में खेती करने का झांसा देकर उसकी सारी फसल हड़प लेते हैं। हाथी समाज के अमीर और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है। आप इस बात को दिमाग में रखेंगे। हाथी किसका प्रतीक है? समाज के अमीर और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक, जो कि किसानों की सारी मेहनत और कमाई को धोखे से हड़प लेता है और किसानों को इसका पता भी नहीं चलता। किसान सक्षम होते हुए भी लाचार रह जाता है।
ऐसा इस कहानी के अंत तक पहुँचते पहुँचते हमें समझ में आ जाता है। तो इस तरह से हमने चारों लघु कथाओं का सार समझ लिया और अब हम इसके आधार पर प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए। यदि कोई बात ना समझ में आ रही हो या आपका कोई सुझाव हो उसके बारे में आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेर लघु कथा के प्रश्नोत्तर, जिसका पहला प्रश्न है, लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी। यदि आपने इस सार को ध्यान से समझा है तो आप खुद जान जाएंगे कि इसका उत्तर यही है कि लोमड़ी बेरोजगार थी। उसे पता चला था कि शेर के मुंह में रोजगार का कार्यालय है जहां उसे नौकरी मिल सकती है, अतः वह नौकरी की अर्जी जमा कराने के लिए स्वेच्छा से शेर के मुंह में चली जा रही थी। यहाँ लोमड़ी का स्वेच्छा, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से शेर के मुंह में जाने का कारण क्या था? रोजगार की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है। तो इस कहानी में लेखक ने शेर को सत्ता का प्रतीक बताया है कि यह सत्ता आम जनता को धोखा देकर और विभिन्न प्रकार के लालच देकर अपनी उंगलियों में नचाने का प्रयास करती है। यहाँ सत्ता का उद्देश्य केवल यही होता है कि लोगों को भ्रम में रखें, लालच दें, और जब विश्वास हो जाएगा जनता को तो वह कोई प्रमाण नहीं मांगेगी बल्कि चुपचाप उसकी बात को मान जाएगी और वह अपनी मनमानी करेगा, उन्हें उंगलियों पर नचाएगा। अगला है, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर में क्या अंतर है। तो देखिए कितना स्पष्ट सा उत्तर बनता है कि शेर के मुंह में गए जानवर कभी लौट कर नहीं आते, वे मुंह में समाकर मर जाते हैं या उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। रोजगार के दफ्तर में ऐसी स्थिति नहीं होती। यहाँ पर लोग नौकरी पाने की आशा में जाते हैं और वे यहाँ के चक्कर लगाते हुए थक जाते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी कभी नहीं मिलती, बस उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। तो यही मुख्य अंतर है कि एक स्थिति में अस्तित्व समाप्त हो रहा है और दूसरी स्थिति में अस्तित्व समाप्त नहीं हो रहा। शेर के मुंह के समान रोजगार का दफ्तर लोगों को निगलता नहीं, बस उनकी आशा को समाप्त कर देता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। शेर कहानी से अक्सर इस प्रश्न को पूछा जाता है, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। कहानी के आधार पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? यदि लोगों को किसी बात का विश्वास है तो वे प्रमाण को भी अनदेखा कर देते हैं, यानी सबूत नहीं मांगते। इस प्रकार विश्वास की डोर पकड़कर एक साथ अनेक लोग खाई में गिर जाते हैं। ये बहुत ही खराब स्थिति होती है। नेताओं द्वारा चुनाव जीतने से पहले आम जनता को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं। उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि वह उनका पूरा ख्याल रखेंगे। जनता उस झांसे को सच मान लेती है और अपना मत देकर उन्हें विजयी बना देती है। इस प्रकार वे विश्वास में अपना शोषण स्वयं ही करवाते हैं। कौन? जनता के लोग, यानी आम जनता, और गलत उम्मीदवार को चुन लेते हैं। उम्मीदवार भी अंत तक उन्हें विश्वास के धोखे में रखता है और उनका जमकर शोषण करता है। तो इसीलिए कहा गया कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। तो ये हमने अभी तक समझी पहली लघु कथा। अब पहुंचते हैं दूसरी लघु कथा पहचान के प्रश्नोत्तर की ओर। इसका पहला प्रश्न है, जनता को राजा ने हुक्म क्यों दिया कि वे सब अपनी आंखें बंद कर लें। तो इसका उत्तर होगा, राजा ने जनता को ऐसा हुक्म इसलिए दिया ताकि लोग राजा के अत्याचार, शोषण और दोहन के प्रति लापरवाह हो जाए। दोहन का मतलब समझ गए आप, कि जो राजा उनके अधिकारों को छीनता चला जा रहा है और उनके अधिकारों का उपयोग अपने लाभ के लिए कर रहा है, इसके प्रति जनता ध्यान ही ना दे, लापरवाह हो जाए। इस तरह वह लोगों का मनचाहा शोषण कर उनसे अपने कार्य करवाता रहे। इस तरह वह लोगों का मनचाहा प्रयोग कर रहा था। दूसरे
वह लोगों की एकता की शक्ति को भी समाप्त कर रहा था। यदि लोगों की आंखें खुली रहती तो शायद वे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते और अशांति व्याप्त हो जाती, और शांति के बहाने से वह उन्हें सत्य देखने से रोक रहा था। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए उसने सबको आंखें बंद करने का आदेश दिया। अगला प्रश्न है, आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने के क्या परिणाम निकले? आंखें बंद रखने से लोगों ने लंबे समय तक अपना शोषण करवाया। उन्होंने आंखें बंद करके राजा को उनका शोषण करने की पूरी आज़ादी दे दी और उत्पादन क्षमता का विकास तो हुआ और एकाग्रता भी जरूर बढ़ी, लेकिन यह केवल एक भ्रम थी, मात्र भ्रम। आंखें खोलकर देखने से उन्हें समझ में आया कि वे अभी तक कर क्या रहे थे। जिस विकास और प्रगति के नाम पर वे ठगे जा रहे थे, आंखें खोलने पर उन्हें पता चला कि इसका लाभ तो केवल राजा ही उठा रहा था। तो यही मुख्य अंतर था। अगला प्रश्न, राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले? सूची बनाइए और उनके निहितार्थ लिखिए। आपने इसके सार में अभी समझे थे, 3 हुक्म थे। पहला, राजा ने कहा कि प्रजा अपनी आंखें बंद कर ले, और इसके पीछे छिपा निहितार्थ क्या था कि लोग राजा के अत्याचार शोषण दोहन को ना देख पाए, इस तरह वह लोगों का मनचाहा शोषण कर उनसे अपना कार्य करवाता रहे। दूसरा क्या था कि प्रजा अपने कानों में पिघलता हुआ सीसा डलवा ले, और इसके पीछे भी निहितार्थ क्या है कि लोगों द्वारा सुनने की क्षमता समाप्त हो जाए और वे अपने विरोधियों को चुप रख सके। लोग राजा के विरुद्ध सुन ही नहीं पाएंगे तो उसका विरोध कैसे करेंगे। और तीसरा है, प्रजा अपने मुंह को सिलवा ले। इसके पीछे भी छिपा हुआ निहितार्थ क्या है कि लोगों के विरोध करने की शक्ति को ही समाप्त कर देना। तो इस प्रकार ये तीनों आदेश और उनके पीछे कुछ ना कुछ राजा का उद्देश्य। आगे है अगला प्रश्न, जनता राजा की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जनता राज्य की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। राजा तानाशाही हो जाएगा, इससे उनकी प्रगति और विकास होगा ही नहीं। वे राजा की आज्ञा के गुलाम बनकर ही रह जाएंगे। उनकी मेहनत पर राजा अधिकार कर लेगा और उन्हें अपना गुलाम बना लेगा, यानी राजा अपनी पूरी मनमानी करेगा, जनता के हित के लिए कार्य नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, खैराती रामू और छिद्दू ने जब आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया? तो इसका उत्तर होगा कि इतने समय तक राजा के कहने पर अंधे गूंगे और बहरे बने रहने से प्रजा ने अपना अस्तित्व ही समाप्त कर दिया और अब वे राजा की कठपुतली थे। यदि वे अपनी मर्जी से देखना भी चाहते थे तो उनके पास कुछ विशेष ही नहीं था। वे अपनी पूरी पहचान खो चुके थे। अतः राजा के अतिरिक्त उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, बस उसके आदेश का पालन करना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। अब अगली लघु कथा 4 हाथ के प्रश्न उत्तर की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसका पहला प्रश्न बनता है, मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया और उसका क्या परिणाम निकला? तो मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मालिक ने निम्नलिखित कार्य किए और उसके परिणाम भी इस प्रकार निकले। पहला, मिल मालिक ने कई विख्यात वैज्ञानिकों को कई वर्षों तक मोटी तनख्वाह पर रखा, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया, यानी जो मिल मालिक अपना मुनाफा बढ़ाना चाहते थे वो संभव नहीं हुआ। दूसरा है, उसने मृत व्यक्तियों के हाथ मंगवाकर मजदूरों पर लगवाए, लेकिन वे व्यर्थ हुआ। क्यों? क्योंकि वे मरे हुए लोगों के हाथ उन मजदूरों के हाथों के साथ मिलकर काम कर ही नहीं पाए, वो तो निर्जीव थे। और फिर तीसरा काम उसने किया कि लकड़ी के हाथ बनवाकर मजदूरों पर लगवाए, लेकिन उससे भी काम नहीं चल पाया। फिर चौथा काम जो हुआ वो ये था कि उसने लोहे के हाथ बनवाकर मजदूरों पर लगवाए, लेकिन इससे भी मजदूरों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, यानी जिन जिन के लोहे के हाथ लगे वो लोग सबके सब मर गए। तो इस तरह से 4 हाथ लगाने वाला तो जो तरीका था वह कामयाब नहीं रहा।
आगे है, चार हाथ ना लगने पर मिल मालिक की समझ में क्या बात आई। तो मिल मालिक की समझ में यह बात आई कि ये सारे प्रयास जो है व्यर्थ है। इससे तो अच्छा है कि मजदूरों की मजदूरी कम करके नए मजदूर इसी मजदूरी में ही रख लो और अपना कार्य तेजी से करवाओ। और इसीलिए उसने क्या किया, मजदूरों की संख्या तो दुगनी की, लेकिन मजदूर की जो मजदूरी थी वह आधी कर दी। इससे उसका मुनाफा बढ़ गया। आगे है साझा। साझा लघु कथा के प्रश्न उत्तर जो हैं उनमें पहले प्रश्न को अगर हम देखें, साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया। तो साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को बताया कि वह उसके खेतों की रक्षा करेगा, बाद में दोनों फसल को आधा आधा बांट लेंगे। और उसने बताया कि उसके साथ साझा खेती करने का फ़ायदा ये होगा कि जंगल के छोटे जानवरों से उसका खेत सुरक्षित रहेगा। और इस तरह से उसने किसान को बरगलाया और अपने साथ साझे की खेती के लिए उकसाया। अगला प्रश्न है, हाथी ने खेती की रखवाली के लिए क्या घोषणा की। हाथी ने खेती की रखवाली के लिए जंगल में यह घोषणा कर दी कि किसान की खेती में उसका भी साझा है। किसी भी जानवर ने उसकी इस घोषणा की अनदेखी की तो इसके लिए यह उचित नहीं होगा। यानी अपने रौब के द्वारा उसने खेती की रखवाली की घोषणा कर दी और बदले में काम कुछ नहीं किया। काम सारा किसे करना पड़ा, किसान को। अगला है, आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह बांटी। हाथी ने किसान को कहा कि हम मिलकर खाएंगे। साझे का अर्थ यह नहीं कि वह फसल को आधा आधा बांट ले। साझे का अर्थ है दोनों एक गन्ने को मिलकर खाएंगे। किसान ने विवश होकर हाथी के साथ गन्ना खाना आरंभ किया तो वह खिंचते हुए हाथी के मुंह की ओर जाने लगा। उसने आखिरकार गन्ना छोड़ दिया और किसान द्वारा गन्ना छोड़ते ही हाथी ने पूरा गन्ना खा लिया। यहाँ पर हाथी जो है वो भारी भरकम, बहुत अधिक रसूखदार, बहुत अधिक प्रभुत्वशाली होने की वजह से अधिक प्रभावशाली है और किसान छोटा होने के कारण उसके प्रभाव में आकर के अपना अस्तित्व खो रहा है। वह अपने अधिकार को भी प्राप्त करने में असफल हो रहा है। अगला, हाथी प्रभुत्वशाली शैली वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है कैसे। तो इसका उत्तर है, हाथी समाज के अमीर और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है जो किसानों की सारी मेहनत और कमाई को धोखे से हड़प लेता है और किसानों को पता भी नहीं चलता। किसान सक्षम होते हुए भी लाचार रह जाता है। सक्षम मतलब समर्थ, क्योंकि आप देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी की सारी उत्पाद, सारी की सारी फसल को पहले ही खरीद लेती हैं और किसानों को बहुत कम लाभ देती हैं, जबकि फिर स्वयं उस सारी फसल को ऊंचे ऊंचे दाम पर बड़े बड़े मॉल्स में, बड़ी बड़ी मंडियों में बेचती हैं। तो इस तरह से यही कहा गया कि किसानों को ये पता ही नहीं चलता कि उसकी कमाई धोखे से हड़प ली गई। वह समर्थ होते हुए भी लाचार रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता, बेबस हो जाता है। हाथी शक्तिशाली और सामर्थ्यवान है और जंगल के जानवरों में हाथी का भय है। वह अपने से छोटों का शोषण करना अपना अधिकार समझता है। तो इसी के साथ हमने प्रश्नोत्तर भी समझ लिए। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, आगे सप्रसंग व्याख्या की ओर बढ़ने से पहले जरा जल्दी से एक काम कर दीजिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और जहां भी आपको इस वीडियो में कुछ सुधार की गुंजाइश नज़र आ रही है उसके बारे में आप कमेंट भी कर दीजिए। और यदि कोई भी आपका प्रश्न है, कुछ बात नहीं समझ में आ रही, वो भी आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। अब हम देखते हैं सप्रसंग व्याख्या को, जो कि 6 अंकों की आती है और अक्सर बच्चे इसलिए छोड़ देते हैं कि ये तो हमने की नहीं। तो बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो है कि आप ये समझ लें सप्रसंग व्याख्या आई किस पार्ट से। यदि आपने ये पहचान लिया तो समझो 1 नंबर तो आपका तैयार। कैसे, आपको सप्रसंग व्याख्या में 4 बिंदु लिखने होते हैं। मैं वो चारों बिंदुओं पर बात करूंगी, जिसमें
एक अंक इसी बात का है कि कौन सा पाठ है, कौन सा उसका लेखक है। तो आप एक बार इस पूरी व्याख्या को ध्यान से देखिए। मैंने देखा कि झाड़ी की ओट में गजब की ओट भी गजब की चीज़ है। ये मैं पूरा पढ़ूं उससे पहले ये समझा दूं कि सब प्रसंग व्याख्या लिखने के लिए आप सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, जिसमें पाठ और लेखक का नाम आ गया। फिर दूसरे स्थान पर आप लिखेंगे इसका प्रसंग, यानी एक या दो पंक्तियों में बताना है कि इसमें कहा क्या गया है, ये कब की बात है, कौन कह रहा है, या किस बारे में है। और फिर व्याख्या में आपने यही की यही पंक्तियां सरल शब्दावली में अपने शब्दों में लिखनी है। बिल्कुल ऐसा कैसा नहीं उतारना। आप ये करिए कि इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ लिख दीजिए और इस शब्दावली को अपने शब्दों में बदल दीजिए, यानी देखने पर ऐसा ना लगे कि वही का वही आपने उतार दिया। यदि किसी पंक्ति को विस्तार पूर्वक आप एक पंक्ति को 2 या 3 में बदल सकते हैं तो वो भी बदल दीजिए। तो इस प्रकार से यह इस ऐसे लिखा जाता है जैसे कि आप अपने से किसी छोटे को समझा रहे हैं। तो अपने शब्दों में जैसा समझाएंगे वैसा लिखना ही इसकी व्याख्या कहलाता है। और फिर इसके बाद आता है चौथे नंबर पर विशेष। विशेष में कोई 2 बिंदु भी यदि आप लिख देंगे तो भी काफ़ी है, क्योंकि एक अंक का विशेष होता है। और वे 2 बिंदु मैं आपको रटवा देती हूँ, आप हर एक व्याख्या में वही के वही लिखिए। जैसे एक तो शैली, शैली क्या कैसी है यहाँ पर, प्रभावशाली, ठीक। और इसके साथ ही यदि आपको स्पष्ट रूप से पता है कि इस पाठ में तो विशेष तौर पर प्रतीकात्मक शैली है तो वही लिख दीजिए, प्रतीकात्मक शैली है या प्रभावशाली शैली है या शब्द चयन सटीक है। इस तरह का एक बिंदु तो ये बन गया। और दूसरा बिंदु बना दीजिए आप भाषा का, भाषा सरल, सहज, सुबोध और खड़ी बोली है। बस ये 2 बिंदु होते ही एक अंक वह भी हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम संदर्भ देंगे। यहाँ कुछ बच्चे गलती करते हैं संदर्भ और प्रसंग इन दोनों में कि कौन सा संदर्भ होता है कौन सा प्रसंग। आप यहीं देखिए स से संदर्भ, यानी पहले आएगा संदर्भ जिसमें पाठ होगा, लघु कथाएं, और जो उसमें भी अगर आप देना चाहें तो ये बता सकते हैं शेर वाली लघु कथा है, शेर, ठीक है, शेर लघु कथा। और फिर लेखक का नाम असगर वजाहत, एक अंक पक्का। फिर आया दूसरे स्थान पर प्रसंग। प्रसंग में आपने बताना है यहाँ पर व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है और यह कहा गया है कि सत्ता शोषण करने के लिए लोगों को प्रलोभन देती है। और इसके बाद आई व्याख्या। यहाँ देखिए जैसे लिखा है, मैंने देखा कि झाड़ी की ओट भी गजब की चीज़ है। ये कौन कह रहा है, लेखक कह रहा है ना। तो आप इसकी व्याख्या ऐसे शुरू कीजिए, लेखक ने जब जंगल में शेर को देखा तो वह बहुत अधिक डर गया और एक झाड़ी की ओट में छिप गया। और वहाँ पर उसने सोचा कि वाकई झाड़ी की ओट भी बहुत ही एक गजब की चीज़ है, शानदार चीज़ है, लाभदायक चीज़ है। क्योंकि अगर झाड़ियाँ ना हों तो केवल शेर का मुंह ही मुंह दिखाई दे। झाड़ी की वजह से वह छिप पाया, लेकिन अगर झाड़ी ना होती तो केवल शेर का मुंह ही मुंह नजर आता। ऐसी स्थिति में उसका छिप पाना या फिर बच सकना बहुत ही मुश्किल हो जाता। अब आप देख पा रहे हैं मैं कठिन की बजाय मुश्किल बोल रही हूँ, गजब की जगह एक शानदार बोल रही हूँ, शानदार चीज। तो इस तरह से आपने कठिन शब्दों के अर्थ बताने और अपने शब्दों में बोलना है। कुछ देर के बाद लेखक ने देखा कि जंगल के छोटे छोटे जानवर एक लाइन बनाकर अपने आप ही चले आ रहे हैं और वे स्वेच्छा से शेर के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। शेर भी बिना हिले डुले, कुछ भी मेहनत किए बिना और यहाँ तक कि चबाए बिना ही उन सभी जानवरों को अपने अंदर निगलता चला जा रहा है। गटकता को मैंने क्या बोला, निगलता, निगलता चला जा रहा है। यह नज़ारा देखकर लेखक बेहोश होते होते बचा, क्योंकि उसके लिए यह एक बहुत ही एक अजीब सी चीज़ थी कि किस तरह से लोग चुपचाप विश्वास करते हुए अंदर चले जा रहे और यह भी नहीं सोच रहे कि उन्हें तो धोखा दिया जा रहा है। तो ये हुई इसकी व्याख्या। अब यही सारी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष ये आपके सामने है। जैसा मैंने समझाया बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पर लिखा गया है। तो आप इसे पॉज करके खुद ही
पढ़ सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि व्याख्या लिखनी कैसे है। यदि आपने ये तरीका समझ लिया है तो अब सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि इस पाठ की अन्य व्याख्याओं को केवल एक बार आप अपने आप पॉज कर करके पढ़ लीजिए, जिससे कि आप परीक्षा में बैठकर पहचान सके कि ये कौन सी वाली लघु कथा है। और आप देखेंगे शेर वाली में कहीं ना कहीं शेर शब्द जरूर आएगा। ऐसी जो ये वाली लघु कथा है, आप देख सकते हैं राजा की बात हो रही है और यहाँ जुड़वाने कटवाने वाली बात हो रही है। तो आप समझ गए होंगे ये कौन सी लघु कथा थी, जिसमें राजा ने लोगों को अलग अलग तरह के आदेश दिए थे। पहचान, बिल्कुल सही, पहचान लघु कथा। तो इस तरह से पहचानना जरूरी है और बस उसके बाद तो तरीका वही रहेगा जो हमने पहले वाली सप्रसंग व्याख्या में किया। एक और ये वाली देखिए, इसको भी पॉज करके आप खुद पढ़िए और सोचिए मिल मालिक वाली कौन सी वाली लघु कथा थी। आपको एकदम से दिमाग में आ जाएगा, जिसमें अनेक तरीके अपनाए गए थे और उनके हाथ बढ़ाने की बात की गई थी। वैसे जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिख भी जाएगा कि ये 4 हाथ लघु कथा है। और अगले वाले को देख लेते हैं, इसे भी पूरा पढ़कर देखिए और कहीं ना कहीं उससे संबंधित शब्द आपको मिलता है। जैसे यहाँ आप देख पाएंगे कि साझा लघु कथा है ये, क्योंकि साझा शब्द कहीं ना कहीं नज़र भी आ रहा है। और इस तरह से आप इन सबको जब एक बार पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये 1 शॉर्ट सॉल्यूशन पूरा हुआ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और यदि आप चाहते हैं कि आगे भी एक एक वीडियो में एक एक पार्ट कवर होता चला जाए तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि आपके पास तुरंत अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।